इसको आप सॉल्व करो बेटा, इस ब्रैकेट टर्म को सॉल्व करिए, कितना आएगा, h इज इक्वल टू स्मॉल के स्मॉल m, एलसीएम कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर मेरे समझ से 4RL आएगा बच्चों, सॉल्व करके देख लो, ऊपर 4RL आ जाएगा। इतना नोट कर लिया आपने। इसको अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो स्मॉल के ये यहां लिख दे रहा हूं मैं, इसके बाद वाला स्टेप जो है यहां पे कर दे रहा हूं। देखो बच्चों, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, h इज इक्वल टू स्मॉल के m अंडर ब्रैकेट 4RL डिवाइडेड बाई r पावर 4 इफ r मच ग्रेटर देन l। अगर r l के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है तो l स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, l स्क्वायर को क्या कर देंगे, l स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, और अगर l स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे यहाँ पे इसको, तो ये r पावर 4 होगा, r पावर 4 और एक r कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये आ गया h इज इक्वल टू स्मॉल के 2 इंटू 2ml डिवाइडेड बाई r पावर 3, और 2ml मैग्नेटिक मोमेंट है तो h होगा स्मॉल के 2 कैपिटल m बाई r क्यूब। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2p बाई r क्यूब होता था, यहाँ पे 2m बाई r क्यूब है। m यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में p वहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हुआ करता था। तो ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, और ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी H1 बड़ा है तो H1 के डायरेक्शन में होगी, यानी इस पॉइंट पर अगर हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात करें, नेट मैग्नेटिक इंटेंसिटी की, तो वो राइट होगी। इस मैग्नेट का डायपोल मोमेंट राइट है, तो इंटेंसिटी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक मूवमेंट के डायरेक्शन में होगी। ये जो है एक्सियल पॉइंट की डेरिवेशन है बार मैग्नेट के लिए। और एक्सियल पॉइंट पे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की उसके मूवमेंट डायपोल मूवमेंट के अलोंग होगी। क्या मतलब इसका, इसको थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। देखो बच्चों, अगर मान लो ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, और ये साउथ और ये नॉर्थ है, और यहां पे कोई पॉइंट है, तो या मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, और पॉइंट मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर इस बार मैग्नेट की जो फील्ड होगी वो मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन में होगी। एक्सियल पॉइंट पे हमेशा इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड हमेशा डायपोल मोमेंट के अलोंग होते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक हो या मैग्नेटिक हो, कोई भी हो। तो ये वाली डेरिवेशन क्लियर है ना, ये डेरिवेशन क्लियर है। अब बात आती है इक्वेटोरियल पॉइंट की। दूसरी जो है इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ बार मैग्नेट। इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ बार मैग्नेट क्या मतलब है बच्चों, ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है साउथ और नॉर्थ, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये है, इसको यहां से मिला दें और इसको यहां से मिला दें, -m + m, ये L है, ये L है, ये R है, तो ये हो जाएगा √r² + L², ये हो जाएगा √r² + L²। ये नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ है, ये पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ है। साउथ की पॉजिटिव है, अरे सॉरी नॉर्थ की नेगेटिव है पोल स्ट्रेंथ, और पोल स्ट्रेंथ साउथ पोल की नेगेटिव है -m, और नॉर्थ पोल की पॉजिटिव है। डायपोल मूवमेंट हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ है। तो इस पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ की फील्ड यहां पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड H1
अगर हम ये पॉजिटिव नॉर्थ पोल की लेते हैं, मान लीजिए H1, तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ और ये डिस्टेंस यानी स्मॉल के m अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। इसी तरह से नेगेटिव की वजह से निकालेंगे तो ये हो जाएगा H2 स्मॉल के m अपॉन, माइनस साइन इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो हमेशा मॉडुलस लिया जाता है, मैग्नीट्यूड लिया जाता है। तो अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा, ध्यान से देखिए, ये जो पॉजिटिव पोल की फील्ड है ये पॉजिटिव है तो इधर हो जाएगी H1, और ये नेगेटिव है, नेगेटिव पोल की है तो पोल की तरफ हो जाएगी H2। अब आपको इसमें करना क्या है वो ध्यान से देख लीजिए। एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन जो यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है। ये एंगल अगर आप थीटा लेंगे तो दोनों साइड सेम है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। ये डिस्टेंस स्मॉल आ रहा है, ये थीटा अगर होगा तो इसके सामने का ये थीटा होगा, और अगर ये थीटा है तो इसका ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा H1 cos थीटा, और ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा H1 sin थीटा। क्लियर है ना? ये हो जाएगा। अब इसी तरह से H2 का कॉस कंपोनेंट किधर होगा? H2 का कॉस कंपोनेंट जिससे एंगल लगा है उस डायरेक्शन में H2 cos थीटा, और इसी डायरेक्शन में फिर हो जाएगा H2 sin थीटा। ये फिगर आप ड्रॉ कर लो। क्लियर बेटा? हो गया? अब आप देखो, अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस के लॉन्ग चूंकि H1 और H2 सेम है, H1 H2 सेम है, तो ये और ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। तो हम x एक्सिस के लॉन्ग क्या लिखेंगे? h along x एक्सिस हम लिखेंगे H1 प्लस H2 साइन थीटा, और y एक्सिस के अलॉन्ग क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे क्योंकि कैंसिल आउट हो गया। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हो गई, नेट मैग्नेटिक फील्ड HX HY के बीच एंगल 90 है, तो ये हो जाएगा HX स्क्वायर प्लस HY स्क्वायर, और ये HX के बराबर है क्योंकि HY 0 है। नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड को हम लिख सकते हैं बच्चों HX के बराबर है, H1 H2 सेम है, H1 और H2 सेम है, तो ये हो जाएगा 2H1 साइन थीटा। भाई H1 प्लस H1 क्योंकि ये दोनों इक्वल है, 2H1 साइन थीटा। H1 की वैल्यू पुट कर दो बेटा, तो ये आ जाएगा स्मॉल के 2 है ना, तो 2m कर देते हैं, 2m बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और साइन थीटा। इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा चाहिए, तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये हाइपोटेन्यूज हुआ, तो l बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब इसके बाद का स्टेप मैं ऊपर लिखता हूं, इतना पहले आप नोट कर लो। क्लियर बेटा? अब ये दोनों अगर मल्टीप्लाई, स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, तो इसको हमें स्क्वायर में लेना पड़ेगा बच्चों, इस वाले को स्क्वायर में नीचे लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर लेंगे तो रूट हट जाएगा, इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर कितना आएगा?
3/2। हाँ, तो ये आ जाएगा h इज इक्वल टू स्मॉल के 2 ml डिवाइडेड बाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो r² प्लस l² पावर 3/2। ठीक है, तो अब 2 ml तो आप जानते ही हैं, स्मॉल के यानी μ0/4 पाई, कैपिटल M बाई R के पावर 3। अब आप पूछोगे ये कैसे लिख दिया आपने सर? इसलिए लिखा क्योंकि कंडीशन होल्ड करेगी R मच ग्रेटर देन L, तो ये वाला टर्म नेग्लेक्ट होगा, तो r² का पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो पावर 3। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो गई इक्वेटोरियल पॉइंट पे बार मैग्नेट की। ठीक है बच्चों, अब इस फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इस फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? बिल्कुल, मैग्नेटिक मूवमेंट इधर है और इन दोनों को ऐड करें तो नेट फील्ड का डायरेक्शन इधर है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जिधर होगा उसके जस्ट अपोजिट नेट फील्ड होगी, और फील्ड है के m/r, या इसको आप चाहो तो μ0m/4 पाई r³ लिख सकते हो बच्चों, क्योंकि स्मॉल के की वैल्यू μ0/4 पाई होती है, आपको मालूम है। क्लियर है ना? सबको क्लियर है? एक हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए, एक तो एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें कौन सा है? उसको हम कहते हैं जनरल पॉइंट या आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो तीसरा जो है थर्ड पॉइंट है, उसको आप लिख लीजिए आर्बिट्रेरी पॉइंट। आज डेरिवेशन खत्म करा देता हूं, क्वेश्चन कल करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, थर्ड केस जो है बेटा, इसमें तीसरा वाला है आर्बिट्रेरी पॉइंट या जनरल पॉइंट। देखिए, ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, साउथ और नॉर्थ, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट राइट वर्ड है। आर्बिट्रेरी पॉइंट, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है, एंगल थीटा मान लेते हैं, डिस्टेंस r मान लेते हैं। अगर इसको इससे मिला दे, अच्छा ठीक है, देखो बच्चों, ये m है। आप मुझे ये बताओ, ये एंगल अगर थीटा है तो इस मैग्नेटिक मूवमेंट का ये कंपोनेंट क्या होगा? m cos थीटा होगा ना। ये मूवमेंट ये हो जाएगा m cos थीटा, और m sin थीटा किधर होगा? इसी के जस्ट परपेंडिकुलर। क्लियर है ना भाई? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का cos कंपोनेंट इधर, sin कंपोनेंट इधर। m cos थीटा की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड कितनी होगी? m cos थीटा की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड कितनी होगी? देखो बच्चों, m cos थीटा के लिए ये पॉइंट एक्सियल है और m sin थीटा के लिए ये पॉइंट इक्वेटोरियल है। कोई दिक्कत भाई? फॉर m cos थीटा के लिए ये पॉइंट एक्सियल है और m sin थीटा जो ऐसे है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट लाई कर रहा है। तो अगर हम कैपिटल M cos थीटा की फील्ड लिखें तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे स्मॉल के 2m cos थीटा डिवाइडेड बाई r³। कोई दिक्कत बच्चों? एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला 2m/r³ होता है, और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इधर है तो H1 भी, इस पॉइंट को मैं यहां ले लेता हूं। अगर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इधर है तो एक्सियल पॉइंट पे फील्ड हमेशा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के एलॉन्ग होती है। ये बात तो आपको क्लियर ही है। ये H1 हो गया, ये H1 हो गया, लिख सकते हैं बच्चों। ये पॉइंट अगर P है, ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस R है और ये m cos थीटा है, तो इस पॉइंट पर इसकी फील्ड 2m cos थीटा बाई r³ है। मोमेंट इधर है तो फील्ड भी इधर ही होगी।
एक्सियल पॉइंट पे लॉन्ग द डायपोल मोमेंट फील्ड होती है। अब इसका बताओ बच्चों, अगर ये डायपोल मोमेंट है तो इसकी फील्ड यहाँ पे कितनी होगी? H2 बताइए। Km sin थीटा बाई RQ। डायरेक्शन बोलो बच्चों, जिधर डायपोल मोमेंट है उसके जस्ट अपोजिट। ये H2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। H1 और H2 के बीच एंगल कितना है? H1 और H, तो रिजल्टेंट कैसे आएगा? बाई पैरेललोग्राम लॉ। इसको यहां से मिला दो बेटा और इसको यहां से मिला दो। पैरेललोग्राम लॉ से नेट फील्ड आ जाएगी। क्या लगेगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर? H इज इक्वल टू अंडर रूट H1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर प्लस 2H1 H2 cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। H1 H2 रख दो बच्चों, क्या कॉमन आएगा? रूट से बाहर क्या आएगा? इन दोनों को रखे अगर तो रूट से बाहर क्या आएगा? स्मॉल के, है ना, m बाई आर क्यू, है ना। और रूट के अंदर कितना बच्चों? हाँ 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। 4 cos स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत? 2 cos थीटा का स्क्वायर और यहाँ साइन थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा भाई 2 cos थीटा का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर रखेंगे तो 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा बेटा। ये हो जाएगा स्मॉल के m बाई आर क्यू अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये मैग्नेटिक फील्ड है आर्बिट्रेरी पॉइंट पे बार मैग्नेट की। भाई साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, एक बात और बताना चाहूंगा बच्चों यहाँ पे। ये तो ठीक है। अच्छा, अभी ये एक जनरल फार्मूला हो गया, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली यूज होता है। जैसे हाँ, जैसे मान लीजिए 60 डिग्री पे कितनी फील्ड है? थीटा 60 रखो, आंसर आ जाएगा। 45 डिग्री पे कितनी फील्ड है बार मैग्नेट की? आ जाएगा। थीटा 120 डिग्री पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है बार मैग्नेट की? 120 डिग्री रख देंगे। 0 डिग्री यानी एक्सियल पे कितनी है? cos 0 1 तो 3 प्लस 1 4 2m बाई आर क्यू। एक्सियल इक्वेटोरियल 90 रख दिया तो cos 90 0 m बाई आर क्यू। एक बात और यहाँ पे आप समझ लीजिए बेटा, एक चीज और समझिए। आई थिंक ये तो समझ में आ गया होगा। yes. अब आप देखो, ध्यान से देखो बच्चों, ये जो रेफरेंस पॉइंट P है, अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींच दें एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये एक्स एक्सिस है और ये हो गया आपका वाई एक्सिस के लॉन्ग। बच्चों ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना है? थीटा है ना, थीटा। yes. ये एंगल आप मान लो, ये एंगल मान लो बेटा आप अल्फा है या फाई है। तो अब यहां पे आप थोड़ा ध्यान देना। देखिए बेटा क्या है कि यहां से हमने ये जो लाइन है, यहां से हमने परपेंडिकुलर डाला है, ये एंगल 90 है। अगर हम इस चीज को थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि फिगर जो है ना वो थोड़ा, जैसे यहां से हमने 90 डिग्री पे डाला, ठीक है ना, तो ये अगर H2 है तो ये वाली पैरेलल लाइन H2 हो जाएगी। भाई अगर ये H2 है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिएगा। हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, ये 90 डिग्री हो गया। ये लाइन अगर H2 को रिप्रेजेंट कर रही है तो इसी के पैरेलल ये लाइन H2 को रिप्रेजेंट करेगी और ये वाली लाइन जो है वो H1 को रिप्रेजेंट कर रही है। ये एंगल 90 है। तो अगर मैं आपसे tan फाई पूछूं, tan फाई, तो tan फाई आप क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही बोलेंगे ना भाई। इस राइट अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये फाई है, तो tan फाई होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा तो tan फाई आप लिख लो यहाँ पे, tan फाई H2 बाई H1।
और H2 है कितना? H2 अभी आपने लिखा था डेरिवेशन वाले पार्ट में, आपने लिखा था H2 के m साइन थीटा बाई आर क्यूब, और H1 क्या लिखा था बच्चों? K2m cos थीटा बाई आर क्यूब। अगर इसको हम सॉल्व करें बच्चों तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, m से m कैंसिल, k से k कैंसिल, तो tan फाई कितना आ गया बेटा? tan फाई आ गया tan थीटा बाई 2। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे डेराइव हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक बेटा, नोट कर लिया? ये तीनों केस समझ में आ गए। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है।